हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर्स से जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे आप इसमें नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कुछ नए टॉपिक्स आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उन टॉपिक्स पे एक शॉर्ट नोट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर, यानी कि कौन सा इनमें से जो है वो ग्रामर को सिखाने का एक इफेक्टिव वे है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है हमारा ऑप्शन, टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल, यानी कि पहले आप रूल बता दो उसके बाद एग्जाम्पल से उसे समझा दो। या बी, प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ द फॉर्म इज़ मेड एंड यूज्ड, यानी कि ग्रामर का जो भी फॉर्म है उसे नेचुरल वे में आप उसे प्रेजेंट करो, फिर एक्सप्लेन करो कि किस तरह से ये जो बना है, ये जो फॉर्म है ग्रामर की वो बनी है और किस तरह से उसको यूज़ करना है। ऑप्शन सी है, प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जाम्पल्स इन प्लेंटी ऑफ वेज एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म, यानी सब आप एक सिंगल सेंटेंस जो है ग्रामर का है वो एक एग्जाम्पल लो। जैसे मान लिया राम मार्केट जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू द मार्केट। आपने एक सिंगल सेंटेंस लिया, उसको फिर अलग अलग तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करो और बताओ कि किस तरह से वो बना है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है, टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक, या एक टिपिकल ग्रामर बुक जो होती है उससे पढ़ाओ। तो आपको यहाँ पे बताना था कि टीचिंग लर्निंग का सबसे ग्रामर सिखाने का सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या है। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। तो बुक से पढ़ाना तो बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है। दूसरी बात आती है कि पहले आप रूल पढ़ाएं फिर उसको एग्जाम्पल से समझाएं। देखिए, ग्रामर को समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको नेचुरल वे में समझाएं, जिस तरह से हमने एक अपनी नेटिव लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से सीखा था। उसके बाद एक्सप्लेन करें हम कि वो किस तरह से बनी है और किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इनपुट हाइपोथेसिस रिफर्स टू, यानी इनपुट हाइपोथेसिस क्या है। तो ये हाइपोथेसिस जो है वो स्टेफन क्रेसन ने दी थी। अब आपको बताना है कि उन्होंने इस हाइपोथेसिस में क्या बताया था। तो ये आपके सामने एक नया वर्ड है, आपने देखा होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा इनपुट हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड टू अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि रिलेशनशिप है किसके बीच में, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो भी बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है उसमें और जो वो एक्वायर कर चुका है उसके बीच में। ऑप्शन बी, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेजेस द लर्नर नो एंड द लैंग्वेजेस दे आर टॉट, यानी कौन सी उसे आती है और कौन सी उसे सिखाई जा रही है उसके बीच में। सी, द रिलेशनशिप अमंग द लर्नर टीचर एंड द मटेरियल, यानी लर्नर टीचर और मटेरियल के बीच में रिलेशनशिप। या डी, ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, ऑल द इनपुट ऑफ द स्कूल, सभी के बीच में नहीं। इनपुट हाइपोथेसिस क्या थी, इनपुट हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया था कि एक बच्चा जो है जिसको एक लैंग्वेज पहले से आती है, ठीक है, और वो एक लैंग्वेज को सीख रहा है, तो लैंग्वेज जो पहले से आती है किस तरह से उसने सीखा था उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, उसको जो भी लैंग्वेज वो सीख रहा है उसको सिखाया जाए। तो ये रिलेशनशिप है, एक लैंग्वेज उसको जो पहले से आती है और एक जो उसके सामने एक्सपोज की जा रही है, यानी उसको सिखाई जा रही है, उसके सामने प्रेजेंट की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है, इनपुट हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। तो स्टोरी टेलिंग जो है आपको यूज़ की जाती है लैंग्वेज टीचिंग क्लास में, यानी बच्चों को सिखाने के लिए जब हम एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसका जो एम है वो क्या है, क्यों हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। ऑप्शन ए है, लर्निंग द मोरल्स, उस जो भी स्टोरी बता रहे हैं उसके मोरल्स, यानी बच्चे सीख सकें अच्छी अच्छी बातें उससे। या ऑप्शन बी, लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी को दोबारा सुनाना सीख सकें। सी, एंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज, यानी जो भी लर्नर है उनको उस लैंग्वेज में हम एंगेज कर सकें जो हम लैंग्वेज में स्टोरी सुना रहे हैं। या डी, टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, यानी जो बच्चे हैं उनकी
मेमोरी को टेस्ट कर सके, यानी कितना उन्हें याद होता है। तो सिंपल सा है, बहुत इजी है, सी है इसका ऑप्शन सही। मैंने आपको स्टोरी टेलिंग बताई थी, तब भी बताया था कि स्टोरी टेलिंग क्यों कराई जाती है। एक तो बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग वे होता है, बच्चों को सुनने में अच्छा लगता है, और उससे क्या होता है, उनके सामने वो लैंग्वेज एक्सपोज हो रही है, उन्हें इंग्लिश में सुना रहे हैं, इंग्लिश में सुनाने से वो सीख रहे हैं, नए नए वोकेबलरी उनके सामने आ रही है। तो क्या कर रहे हैं, वो एंगेज हो रहे हैं उस लैंग्वेज में, है ना, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, ठीक है, जॉट डाउन आइडियाज एंड देन डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। यानी एक टीचर ने क्या किया, 4 लोगों का ग्रुप बनाया, उनको वो एक कोई बोला है कि मान लो कुछ भी बोले कि किसी चीज़ पे एक टॉपिक दे दिया है, उस पर अपने आइडिया बनाओ, छोड़ संक्षिप्त में उनको डेवलप करो और एक पैराग्राफ लिखो। लर्नर देन एडिट द पैराग्राफ इनटू अ फाइनल ड्राफ्ट। फिर उनको बोला कि उसको एडिट करो, जो भी उसमें कमियां हैं उनको ठीक करो और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करो। विच स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हेयर। यानी यहाँ पे जो टीचर है वो राइटिंग की कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है। तो राइटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है ग्रुप वर्क, बी है प्रोसेस अप्रोच, सी है प्रोडक्ट अप्रोच, डी है डिस्कशन मैथड। तो राइटिंग अप्रोच जो है, आपने यहाँ पे देखा क्या है, उन्होंने ग्रुप बनवाया, फिर बोला कि आप एक टॉपिक पे अपने व्यूज़ डिस्कस करो, फिर उससे एक पैराग्राफ बनाओ, फिर पैराग्राफ को एडिट करो, फाइनल ड्राफ्ट बनाओ। तो ये पूरी क्या हो रही है, राइटिंग की प्रोसेस है। राइटिंग प्रोसेस देखेंगे तो उसमें ये सारे ही जो स्टेप्स आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रांस एक्शनल लिसनिंग क्या होती है। ट्रांस एक्शनल लिसनिंग, ऑप्शन ए है डज नॉट रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू डिटेल एंड फैक्ट। यानी जो भी सुन रहे हैं बच्चे, उसकी डिटेल और फैक्ट पे अटेंशन ना करें। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, आप लिसनिंग कर रहे हो, किसी बात को सुन रहे हो, आप उस पर ध्यान ही ना दो, तो ये तो नहीं है। ट्रांस एक्शनल लिसनिंग की बात की गई है। ऑप्शन बी है हमारा ले एम्फेसिस ऑन हारमोनियस कम्युनिकेशन इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उस पर जोर दिया जाए। सी इज़ इंटरेक्टिव बाय नेचर, नेचर इंटरेक्टिव हो बाय नेचर। या डी लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है लिसनिंग प्रोसेस के थ्रू उसमें उस पर जोर दिया जाए, ठीक है। तो ये है ट्रांसएक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन डी हमारा सही। ट्रांसएक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि आप जब किसी बात को सुन रहे हैं, सामने वाला आपसे कुछ कह रहे हैं, तो आप उसकी बात को सुनकर एक्टिवली उसके हिसाब से जो है बात को समझें और फिर रिप्लाई कर सकें। ध्यान से सुने, यानी जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उस पर आप जोर दें। तो ये होता है हमारा ट्रांसएक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन ए डी जो है हमारा सही। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने इस पे इंक्लूड किए हैं, सारे ही नए कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। हर साल आपने देखा होगा कि सीटेट में ना नई नई चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होती रहती हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक्स कब ख़त्म होंगे, तो मैं उनको बस इतना बोलना चाहती हूँ, टॉपिक कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। जब तक जो एनसीईआरटी है वो नए नए टॉपिक्स को इन्वॉल्व करता रहेगा तो टॉपिक बढ़ते रहेंगे। मेरा तो बस ये होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, हर एक नए टॉपिक, हर एक नए वर्ड के बारे में बता सकूँ, ताकि कोई भी आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वो आपके लिए अनफेमिलियर ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, CALP स्टैंड्स फॉर। CALP किस लिए स्टैंड करता है, यानी CALP का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है। ऑप्शन ए है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बी है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या डी कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका जो सही आंसर है सीधे सीधा ऑप्शन बी। देखिए CALP जो है वो जिम क्यूमिन्स ने दी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब दिया था उसका फुल फॉर्म था कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको यही फुल फॉर्म दिखेगा। लेकिन NCERT ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जब लिखा तो उन्होंने वहाँ पे CALP के लिए फुल फॉर्म जो है वो क्या अपनाया है, कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आपका जो आंसर है वो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी यानी कि
पानी की कमी हो गई है, उस पर एक लैंग्वेज टीचर है वो बच्चे को पैराग्राफ लिखने के लिए बोला। लर्नर्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम। तो बच्चों ने क्या किया, साइंस और सोशल साइंस की बुक से डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्स उनको मिले उनसे अपना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब ये टास्क कराने का मतलब क्या था, एक लैंग्वेज लर्नर लैंग्वेज टीचर का, यानी आप भाषा के टीचर हैं लेकिन आप ये साइंस की एक्टिविटी क्यों करा रहे हैं, क्या मकसद है आपका। ऑप्शन ए है डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आ सके। बी कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट कराना चाहते हैं। या सी अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि जो भी उसका खुद सब इंग्लिश का करिकुलम है उसके अलावा दूसरे करिकुलम से भी क्या है वो लैंग्वेज को सीखे। या डी एनहांसिंग को करिकुलर स्किल, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप उनके अंदर जो स्किल है उसको एनहांस करना चाहते हैं। तो सीधा सा आंसर है इसका सी, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास है तो आपका जो फर्स्ट मोटो है या आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चा लैंग्वेज को सीखे। अब आपने एक साइंस का टॉपिक इसलिए दिया है ताकि बच्चे साइंस में किस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, किस तरह से इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, उस चीज़ को सीख सके। तो ये भी जो है वो एक अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, इसका यही मतलब है कि अपने करिकुलम से बाहर जाकर दूसरे सब्जेक्ट से भी जो है वो उस लैंग्वेज को सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिससे कि कम्युनिकेशन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस बन जाती है। साइक्लिक समझते हैं ना आप, चलती रहती है जो साइकिल की तरह राउंड। तो सेंडर या रिसीवर, फीडबैक या मैसेज, ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस की बात की है, साइक्लिक यानी जिससे वो आपकी जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस है वो चलती रहे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी, फीडबैक। क्योंकि जब तक आपने मान लिया एक सेंडर है, आपने एक मैसेज को किसी को दिया जो रिसीवर है, अगर रिसीवर ने रिप्लाई ही नहीं किया, अपना फीडबैक ही नहीं दिया, तो क्या वो प्रोसेस जो कम्युनिकेशन की वो चलेगी, वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। जब रिसीवर फिर से मैसेज करेगा तो सेंडर फिर से मैसेज करेगा, उसका रिप्लाई करेगा, फिर रिसीवर। तो इस तरह से जब ये जो फीडबैक देते रहेंगे एक दूसरे को हम, यानी रिप्लाई देते रहेंगे, तो कन्वर्सेशन की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी। तो फीडबैक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। व्हाट डज CLIL स्टैंड फॉर, ठीक है, CLIL क्या है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए है कंटेंट लैंग्वेज इंटर लर्निंग, ऑप्शन बी कंटेंट एंड लैंग्वेज बेस्ड इंटरेस्टिंग लर्निंग, सी कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, या डी कंटेंट फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ठीक है, CLIL। देखिए, जैसे नाम से मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि कंटेंट जो है उसके थ्रू हम लैंग्वेज को सिखा सके इंटीग्रेटेड फॉर्म। इंटीग्रेटेड यानी कि दूसरे दूसरे जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, उनको भी हम क्या करें, लैंग्वेज जो हम सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, यानी इंग्लिश, मान लिया यहाँ पे हमारे कंट्री पे इंग्लिश पर फोकस किया जाता है ना, तो उन सब्जेक्ट्स को भी हम क्या करें, इंग्लिश में ही सिखाएं, ताकि उनके वो सब्जेक्ट तो सीखेंगे के साथ साथ क्या है, लैंग्वेज भी वो सीख सकेंगे। तो यही जो है CLIL है, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। अ टीचर आस्क हर लर्नर टू कलेक्ट वर्ड, फ्रेजेस एंड वेरियस आस्पेक्ट दे सी एंड नोटिस इन देयर मार्केट्स एंड स्ट्रीट, ठीक है। तो एक टीचर ने क्या क्या है, बच्चों को बोला है कि आप मार्केट और स्ट्रीट पे जाओ और वहाँ पे जो भी आपको नए शब्द या नए फ्रेजेस मिले उनको कलेक्ट करो। लेटर द लर्नर राइट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड डिस्कस देम इन द क्लास। फिर उनको लिख के लाएं, फिर क्लास में उनको डिस्कस करें कैटेगरी के हिसाब से। व्हाट इज़ डिस्कस दैम इन अ क्लास, व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस नोन एज। तो ये जो प्रैक्टिस टीचर करा रही है वो क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है टॉपिक वर्ड लर्निंग, बी जनर बेस्ड वर्ड्स, सी एक्टिव वोकेबलरी, या डी थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हमारा डी है, थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग। थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग क्या है, इसमें आप एक थीम दे देते हो बच्चों को। थीम जैसे कि आपने बोल दिया उसको मार्केट जाओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या बोला है, मार्केट और स्ट्रीट पे जाके वहाँ पे कलेक्ट करो वर्ड्स। या आप बोल सकते हैं रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे किस तरह से बोला जाता है वहाँ पे कलेक्ट करो।
या ऑफिस में जाओ, तो इस तरह की आप एक थीम दे देते हो, उससे बच्चा क्या है वोकेबलरी को लर्न करता है। तो ये होता है थीमेटिक वोकेबलरी लर्निंग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का इस वीडियो का। 11th क्वेश्चन, इंटेंसिव रीडिंग रिफर्स टू। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, बी रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर प्लेजर, सी रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर एडिटिंग, या डी रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर समवन एल्स। ठीक है, तो रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर समवन एल्स तो कुछ होता नहीं है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको इंटेंसिव रीडिंग बताई भी थी। इंटेंसिव रीडिंग यानी आप रीडिंग कर रहे हैं बिल्कुल इंटेंस होकर, बिल्कुल गहराई से। अगर आप गहराई से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे आज इस वीडियो को ही समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? ताकि आप एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, किसी स्पेसिफिक चीज़ को समझ सकें। तो रीडिंग अ टेक्स्ट फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम जो है इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, इंटेंस होकर, गहराई से। ठीक है, तो ये थे आज टोटल 11 क्वेश्चन। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों। बहुत नए नए क्वेश्चन, नए नए टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। प्लीज़ बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये जो नए टॉपिक इसमें आए हैं उन पे आपको वीडियो चाहिए कि नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उन पे भी वीडियो बना दूँगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।